एंड अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम करना चाहते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो मैं पहले ही आप लोगों को जीओसी में पढ़ा चुका हूँ, और अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा है तो आप नेमिंग पहले देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को जीओसी में सीख जाएंगे। फिलहाल एक बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, फॉर्मूला C6H6 होता है इसका। एरोमेटिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये जैसे बेंजीन जो है इसको हम एक पूरा न्यूक्लियस मान लेते हैं। एक होता है साइड चेन, यानी बेंजीन पे कुछ चीज़ जुड़ी हो। तो दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस और जो साइड चेन जुड़ी है वो इसको बोलते हैं साइड चेन। वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है, एटलीस्ट एक कार्बन होना उसमें ज़रूरी है। और एरोमेटिक किसको बोल रहे हैं हम? साइक्लिक रिंग ऑफ एटम्स। फिलहाल आप समझ लीजिए जो साइक्लिक रिंग होती है जैसे ये बनी हुई है, ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे फ्यूचर में तुम पढ़ोगे तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। अब इसमें बात समझनी कि ईच फैमिली ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड, यानी कि बेंजीन पे से यहाँ पे हर जगह H है, किसी H को हटा के कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दो। एक तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पे सब्सटीट्यूशन हुआ है, जैसे ये बन गया। साइड चेन पे सब्सटीट्यूशन किसको बोलेंगे? साइड चेन पे सब्सटीट्यूशन बोलेंगे जैसे कि बेंजीन पे जुड़ा हुआ था, बेंजीन था ये, यहाँ CH3 की जगह CH2Cl कर दिया है या OH बना दिया इसका, तो ये सब्सटीट्यूशन OH का किस पे हुआ है? साइड चेन पे हुआ है। तो न्यूक्लियस पे भी H को सब्सटीट्यूशन मतलब H ही, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट न्यूक्लियस पे भी हो सकता है, न्यूक्लियर मतलब ये जो साइक्लिक रिंग है, और साइड चेन पे भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड है, यानी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। साइड चेन में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा? साइड चेन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम है वही चलते आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से नाम करना है आप लोगों को। ये देखिए, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस में सब्सटीट्यूशन है, तो अच्छा ये बात और समझ लीजिए, बेंजीन में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सारी जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है। 1 2 3 4 5 6 सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है। लेकिन अगर किसी एक पोजीशन पर कोई ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है, यहाँ पे जुड़ गया, तो अब ये बाकी जो बची हुई पोजीशन है वो सारी इक्विवेलेंट नहीं होंगी। ये ग्रुप किससे जो डायरेक्टली पोजीशन जुड़ी हुई हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं ऑर्थो, जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ठीक है। इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट, यानी नीचे पैरों में जो पड़ती है उसको बोलते हैं पैरा, और जो दो बाकी जगह बची होंगी, ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं मेटापोजिशन। तो ये वर्ड भी आप लोग सुनेंगे जब कॉमन नेमिंग होगी काफ़ी जगह, ठीक है। तो अगर एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे, तो इस जो कंपाउंड है उसका नाम एंड में बेंजीन से फिनिश होता है, ठीक, अभी बता दूँ क्यों। और अगर फंक्शनल ग्रुप जो है मान लो साइड चेन पे है, तो बेंजीन ग्रुप ब्रांच की तरह काम करेगा। मान लो CH2OH बेंजीन, अब देखो फंक्शनल ग्रुप किस पे है? इस साइड चेन पे है, तो इसका तो बेंजीन ग्रुप क्या बन गया? ब्रांच। और याद रखना, बेंजीन जब भी ब्रांच की तरह आएगा तो आप बोलेंगे इसको फिनाइल। तो आप क्या बोलेंगे? देखो एक ही कार्बन है, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल। एक कार्बन के लिए मैथेनॉल या मेथेनॉल। तो यानी याद रखिए बेंजीन ब्रांच है तो फिनाइल की तरह काम करता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल्स में आप देखिए जरा ध्यान से, अगर ये बेंजीन पे CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है? इसमें आप इसको बोलते हैं 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 2 प्रोपाइल बेंजीन। इसको 1 प्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। याद रखना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ मैंने सिर्फ वही एग्जांपल दी हैं जो पूरी केमिस्ट्री में
इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसको क्यूमीन बहुत बार यूज़ होगा। इसका नाम क्या होगा, एथ यानी 2 कार्बन है, इन आइल, इथेनाइल बेंजीन, या इसी ग्रुप को विनाइल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम से याद होंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी एकदम से देख लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, तो टाइम के साथ साथ आप समझ जाएंगे। 2 ही कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड था आइन, लेकिन ब्रांच की तरह है तो आइल, इथाइनाइल बेंजीन या फिनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। ये इसके कॉमन नाम है, लेकिन इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है वो याद रखना, स्टायरीन यूज़ होगा, स्टायरीन या फिर विनाइल बेंजीन, ये दोनों ही यूज़ होते हुए दिखेंगे। विनाइल बेंजीन भी कम होगा, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर डाई सब्सटीट्यूशन है तो नाम क्या होगा, अब देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि 1 और 2 पे क्या है, मिथाइल, तो आप बोल सकते हैं इसको 1 2, देखते नाम लिखा नहीं लिखा, वरना लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। 1 और 2 पे क्या है, ब्रांच डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। नेमिंग ऐसी आएगी नहीं पेपर में आपकी, आप टेंशन मत लेना। इसका 1 और 3, क्योंकि तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, इस तरीके से नाम हो सकता है। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन एक दूसरे की ऑर्थो है तो ऑर्थो वर्ड यूज़ करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के मेटा हैं और ये वाला पैरा है। अगर बेंजीन पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ते हैं तो उसको जाइलिन कहते हैं, आप इसको बहुत बार पढ़ेंगे। तो उसका नाम है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, क्लियर है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जब बेंजीन कोई ग्रुप ब्रांच की तरह जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो और ये ब्रांच हो ऐसे, यानी ये कार्बन चेन इधर मेन जा रही हो, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। दोनों हाइड्रोजन हो इसके पास, अगर इसके पास एक हाइड्रोजन हो बाकी 2 कहीं और बने हुए हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजल। मैंने वो बताया जेड के बाद क्या आएगा, बेंजल। अगर ये तीनों बॉन्ड कहीं और बने हुए हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है इसके पास, तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजो। अगर ये यहाँ से किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं टोलाइल ग्रुप, TOLYL टोलाइल, क्योंकि जहाँ से कार्बन चेन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थोटोलाइल है, ठीक है। तो ये बस आप लोग सुनते जाइए बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स की, मतलब अगर हेलोजन्स जुड़े होते हैं तो इसका नाम आप बताइए क्या है, 1 2 3, ब्रांच की है 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, क्लियर है। अब आप इसको कैसे कहते हैं, मेटाक्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन किसे बोलते हैं सुन लीजिए, नाम जरूरी है। बेंजीन पे आप इसको लिख भी सकते हैं, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये बहुत कॉमन है, टोल्यूइन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेटा पे क्लोरो जुड़ा हुआ है और ये क्या है, टोल्यूइन, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या बताया था, अगर ये वाली चीज़ है बेंजीन के ऊपर CH2, याद कीजिए यहाँ पे कहाँ मैंने दिखाया था इसको तो क्या नाम मिल जाएगा, बेंजाइल। उसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अगर एक H हो तो बेंजल डाइक्लोराइड, एक भी ना हो तो बेंजोइल, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में तो आप समझते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए इसके ऊपर तो इसका नाम होता है फिनॉल, ये ध्यान रखेंगे, फिनॉल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 OH हैं तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइओल, ये होना चाहिए था। इसका कॉमन नेम मैंने कॉमन नेम लिख के दिखाए हैं बेटा, और यही बार बार आपके पेपर में आएंगे, क्लियर है। अगर 2 OH मेटा पोजिशन पे हो तो वो रिसोर्सिनोल, और दोनों OH अगर पैरा पोजिशन पे है तो हाइड्रोक्विनोन होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्विनोन बहुत बार यूज़ होगा, कैटेकोल बहुत बार, रिसोर्सिनोल भी यूज़ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा क्रीसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पे OH और CH3 हो तो क्रीसोल, ठीक है। अच्छा ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें 3 OH हैं, पर आप नाम देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, फिनॉल है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रीसोल इंपॉर्टेंट है, जाइलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोल्यूइन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एरोमेटिक इथर में अगर आप देखेंगे एनिसोल इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये फेनेटोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेंजीन ये वाला फेनोक्सी है। मैंने बताया था ना जब इथर की नेमिंग पढ़ाई थी कि ये जो चेन है जो ब्रांच की तरह, इसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। एक आगे वाला एल्काइल बोल रहे जैसे, तो इसका नाम बिल्कुल उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे अगर, तो आप समझेंगे। ऑक्सी बीच में आता था
तो ये बेंजीन है, ये फिनाइल तो फेनॉक्सी बेंजीन। ऐसे ही एल्डिहाइड में ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर CH तो IUPAC नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, वैसे कॉमन नाम होगा इसका बेंजल्डिहाइड। ये भी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, यानी वो तो याद ही होने चाहिए। सैलिसाइल्डिहाइड इसका नाम है, आगे पढ़ोगे समझ जाओगे। ये है फिनाइल एसिटाइल्डिहाइड। अच्छा, इसका नाम बीटा फिनाइल प्रोपेनल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि देखो ये है अल्फा कार्बन, जिस पे CH जुड़ा होता है वो अल्फा, से नेक्स्ट वाला बीटा, तो बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल। 3 कार्बन हो गए हैं, 1 2 3, प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन्स में एसिटोफिनोन याद रखना। ठीक है, प्रोपियोफिनोन का मतलब है, देखो 3 कार्बन प्रोपियोफिनोन वाली बात आ गई। इसका क्या? बेंजोफिनोन, यानी दोनों साइड बेंजीन रिंग हो तो बेंजोफिनोन, तो ये बहुत कॉमनली यूज होगा। ये नाइट्रो कंपाउंड में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डाइनाइट्रोबेंजीन है। हाँ, इसमें ये मैंने स्पेशल मार्क किया पिक्रिक एसिड, वेरी वेरी हाईली एसिडिक। GOC में भी मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया है कि विच इज़ हाईली एसिडिक और कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, एमीन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिलीन। ठीक है, टोल्यूडीन क्या होता है? टोल्यू का मतलब ज़ाहिर CH3 तो है ही, ठीक है, और टोल्यूडीन का मतलब है कि NH2 है, तो ये पैराटोल्यूडीन है। इसका नाम क्या होगा? देखो ये वाला ग्रुप आ गया, फिर से बेंजाइलमीन। बस कॉमन नेम सुनते रहो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेंजीन के ऊपर CH आ गया, तो वैसे तो IUPAC नेम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने पढ़ाया हुआ सारा, लेकिन कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। COOH के नेक्स्ट पोजीशन पे OH है, तो याद रखना सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, टोल्यूइक एसिड आप समझ गए, CH3 आ गया हुआ, ये ऑर्थोटोलिक एसिड है। एंथ्रालिनिक एसिड, ये भी, इसमें एंथ्रालिनिक में कौन सा आएगा? NH2 आ जाएगा। 2 COH आ गए तो थैलिक एसिड। अब याद करो, थैलिक एनहाइड्राइड पढ़ाया था मैंने, तो आप समझ गए होंगे थैलिक एनहाइड्राइड किस तरीके से बना था। आइसोथैलिक में मेटा पोजीशन पे रहते हैं 2 COH, पैरा वाले को टेरथैलिक एसिड कहते हैं। तो मैंने सिर्फ वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। क्लियर है? सल्फोनिक एसिड, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड पहले ही पढ़ चुके हैं, 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। इस अगर टोल्यूइन आ गया है तो 4 पे टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसका नाम बेंजोनाइट्राइल याद रख सकते हैं इसको, ये कॉमन नेम है। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल तो IUPAC नेम है। फिनाइल साइनाइड कॉमन नेम है, बेंजाइल साइनाइड हो गया है। अच्छा, आइसोसाइनाइड यूज़ करेंगे अगर N से जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बेलामीन भी कह सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम, तो ये है, वैसे ये ग्रुप होता है डाईएजो, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब पैरा पे क्या है? टोल्यूइन। पैरा पे टोल्यूइन नहीं है। पैरा लिखने का मतलब है कि जो डाईएजा ग्रुप है और टोल्यूइन में जो CH3 है, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे, डाईएजोनियम ब्रोमाइड। क्लियर है? आप बिल्कुल ये मत सोचिए सर कितने एग्जाम पर प्रैक्टिस करें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेमिंग हमेशा बहुत, जिस एग्जाम में आती है बहुत इजी आती है, अदरवाइज नेमिंग आती ही नहीं है। नेमिंग इसलिए सिखाई जाती है ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आप आने वाले चैप्टर्स में इनको पढ़ सकें। नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जब एक एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव माना जाता है वो, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जो नाम बन रहा हो उसके हिसाब से नाम करो। फॉर एग्जांपल COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से, तो 4 पे नाइट्रो, अब इस पूरे को बोल दे क्या? बेंजोइक एसिड, तो यानी इसको प्रेफरेंस दी है। बेंजीन का नाम COH के साथ जुड़ के क्या बनता था? बेंजोइक एसिड। NH2 और OH में से हाईयर प्रायोरिटी कौन है? OH, यानी फिनोल एंड में नाम आएगा, किसका डेरिवेटिव है? फिनोल का, 2 अमीनो फिनोल। ठीक है, इस तरीके से 3 पे 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? ये पूरी ब्रांच है। अगर आप इस ब्रांच को ओपन करेंगे तो ऐसे लिखा है C≡O तो नंबरिंग करते हैं ब्रांच जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप है वैसे, तो 1 पे क्या है? ऑक्सो, कीटोन, ऑक्सो बोला जाता है कीटोन को, और 2 कार्बन है तो इथाइल। तो 3 पे ये ब्रांच जुड़ी हुई है, बाकी बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन पे C तो क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का ऐसा पार्ट है विच इज़ देयर फॉर नॉलेज। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया है
आप नंबरिंग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन, देखिए किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे सर नंबरिंग यहीं से क्यों की है, ठीक है। तो आपको तीनों ही ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच है तो आपको ऐसी पॉसिबिलिटी सोचनी है लोएस्ट लॉग एंड रूल लगे। अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 पे ब्रांच आएगी और 3 पे आएगी और 4 पे, तो ये सही नहीं होगा। तो यही सबसे लो, अगर सारे ही ब्रांच है तो नंबरिंग उस हिसाब से करो लोएस्ट लॉग एंड रूल फॉलो हो जाए, ठीक है। ये भी ब्रांच की तरह होता है, ये भी ब्रांच की तरह, ये भी, तो इस बार हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बेटा फिर तो नंबरिंग उसी को मिलेगी 1, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके की बात ध्यान रखना, नाम नीचे लिखा हुआ है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग मैं आप लोगों को जीओसी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, या जीओसी में जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स को, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया एक बार दे देता हूँ, चलो जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है। किसी भी कंपाउंड में कितनी रिंग है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैसे पता लगाते हैं, जितने बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ते हैं उसको एसाइक्लिक बनाने के लिए, वही उसमें नंबर ऑफ रिंग्स हैं। जैसे कि इस कंपाउंड को देखो, हम पूछें कितनी रिंग अटैच्ड है डायरेक्टली, तो आप में से कुछ लोग गलती कर सकते हैं, इसको तोड़ दिया यहाँ से तो अभी भी ये पूरा ये बनेगा, तो एक और तोड़ना पड़ेगा ये, तो अब ये क्या हो गया, ओपन चेन हो गया है। तो इसका मतलब एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ओपन चेन। ओपन चेन बनाने के लिए जितने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं उतनी ही रिंग आपस में डायरेक्टली जुड़ी होती है। अब देखिए ये बात ध्यान रखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड होंगी। प्राइमरी प्रीफिक्स आप समझ गए, मैंने पूरा समझाया था, वर्ड रूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब कुछ समझाया था, कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ती है, तो बाईसाइक्लो जुड़ जाएगा। नाम आप इस तरीके से देंगे, देखो बाईसाइक्लो, फिर x.y.z और फिर एल्केन। अब सवाल होगा सर x क्या है, तो सबसे नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट पाथ। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने ये बात समझा दो, ये 2 कार्बन जिनसे जुड़ी हुई है ये दोनों रिंग, इन दोनों कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। कौन सा, ब्रिज हेड। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो पहले देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है सारी चीज़ें नहीं हो, इसे पहले ध्यान से सुन लो, फिर जब मैं एग्जांपल दूंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। x नंबर ऑफ कार्बन है, y भी नंबर ऑफ कार्बन है और z भी नंबर ऑफ कार्बन है। तो कहोगे सर सारे के सारे नंबर कार्बन है तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है और देखना सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है, इसमें 1 2, बस इसमें 1, इसमें 2, और इसमें अगर ये भी रिंग होती तो इसमें कितने सिर्फ 1 है, लेकिन हम बाईसाइक्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें होंगे, सबसे पहले उस डायरेक्शन में वो पाथ पे घूमोगे, फिर दूसरे वाले पे घूमोगे। तो फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ से, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ये दोनों से ये हैं ब्रिज हेड, आपने देख लिया 2 रिंग जुड़ी है तो बाईसाइक्लो। आप 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो आपने देख लिया सबसे बड़ी जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये 3। उसके बाद 1 और 2, इधर राइट वाले में 2 ही हैं, और ये दोनों जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं 1 और 5 वाले, बात समझ आ रही है, इसका मतलब 0। और कितने टोटल कार्बन हो गए, टोटल कार्बन लिख देना हेप्टेन, क्लियर। इसको एक बार ट्राई करो अपने आप। अब देखिए ये ब्रिज हेड है दोनों, ठीक है भाई, पिछली बार ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, इस बार डायरेक्ट नहीं जुड़े, इस बार इनके थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सबसे अब सारी 2 कार्बन है सबके पास, चाहे आप इधर से घूमो, फिर चाहे इधर से घूमो, चाहे इधर से घूमो, तो बाईसाइक्लो 2 2 2, और टोटल कार्बन कितने हो गए हैं, 8, क्लियर है। चलिए ब्रांच का नाम दे दिया हमने। अब आप ये बात ध्यान रखिए, अगर ब्रांच आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले आप जो बड़ी रिंग है उसी में को घूमना है, उसको छोटी ब्रांच वाली की तरफ को पहले नहीं जाना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से घूमते हैं तो 7 8 9 इसको मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चलिए, नंबरिंग 1 यहाँ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ब्रांच कौन से नंबर पे है, 7 पे हो गई है, तो उसका नाम क्या हो गया भाई, ये तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो बाईसाइक्लो है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, और प्राइमरी सफिक्स से पहले क्या जुड़ेगा, सेकेंडरी। यानी कि पहले आप ब्रांच लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी, फिर आपने देखा 1 2 3 4 4, इधर वाले में 1 2 और 3 कार्बन, और इस दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो 0, और टोटल 9 कार्बन है तो नॉन एन। इस तरीके से क्लियर हो गई बात। अब ये लास्ट वाला जरा ध्यान से देखो, क्या मैंने सारे पॉइंट फॉलो किए हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड की कोई नेमिंग नहीं आएगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज है।
तो आपने देखा मैंने नंबरिंग के हिसाब से की। सबसे पहले मैंने सबसे लंबी रिंग में घूमा 1 2 3 4 5। उसके बाद इस तरफ से नंबरिंग मैं इधर से 1 2 3 करता हूँ, ऐसे नहीं गया क्योंकि ब्रांच को नंबर लेट मिलेगा अदरवाइज। इधर 6 आ गया, ये 7, और सबसे ऊपर वाला कार्बन कौन है, 8 है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी रिंग में घूमा, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। ये सीक्वेंस कोई नहीं बिगाड़ेगा। इस तरीके से नंबरिंग करो कि सबसे ब्रांच को सबसे कम पोजीशन मिले, पर आप जाएंगे सबसे बड़ी रिंग में, उसके बाद छोटी, उसके छोटे बाद, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 5 से 6 ही जुड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप 5 to 7। क्लियर हो गई बात। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। बस जितना एग्जांपल दे दिया मोर देन सफिशिएंट है। इससे टफ कभी कुछ आ ही नहीं सकता, मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, वरना मैं पढ़ा देता इससे ज़्यादा भी। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं आप बहुत जगह पढ़ेंगे। स्पायरो कंपाउंड्स में जो एक रिंग को ही, जो एक कार्बन को शेयर करते हैं, पॉलीसाइक्लिक होंगे, यानी रिंग्स होंगी उसमें ज़्यादा, लेकिन एक कार्बन को शेयर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेना। नंबरिंग पहले उस रिंग में घूमेंगे जो छोटी होती है। देखो नाम के आगे क्या लिख देंगे आप, स्पायरो, फिर वही सबसे छोटी वाई, क्योंकि एक कार्बन को शेयर करके तो 2 ही रिंग बन सकती है ना भाई। तो फिर पहले सबसे छोटी वाली में जाओ, फिर बड़े वाली में। ये उल्टा है किसके, बाईसाइक्लो से। ठीक है, तो आपको इसमें, और दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें ब्रिज हेड से 1 से स्टार्ट नहीं करना। ब्रिज हेड वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यहाँ पे नंबरिंग हम ब्रिज हेड से स्टार्ट करते थे, इसमें तो जो छोटी रिंग है वहाँ से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने कर दिया। अब देखो नाम आ गया स्पायरो। एक में 2 कार्बन है 2, दूसरे में 5 हैं 5, टोटल 8। सिमिलरली इस तरीके से कर सकते हैं। ब्रांच आ गया तो आप जानते हैं कि छोटी रिंग में पहले जाना है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि 1 2 3 करोगे तो ब्रांच तीसरे नंबर पे आ जाएगी। 4 के बाद इसमें आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यानी कि 4 से आप 5 इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप ये मत सोचिएगा डबल बॉन्ड आ गया है तो इसको बड़ी वाली रिंग को पहले नंबर देंगे, बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। छोटी रिंग को ही नंबरिंग पहले करेंगे। 1 2 1 पे मिथाइल दिख रहा है आपको, 3 के बाद 4 5 6, तो देखो मैंने क्या लिखा है 1 और 4 पे तो डाई मिथाइल हो गए हैं। स्पायरो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्ट 5 के पास क्या है, ईन है। क्लियर हो गया है। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स को भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ट्राईसाइक्लो में बिल्कुल वही है बाईसाइक्लो वाला, बस प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ट्राईसाइक्लो। अब चलना आपको किस हिसाब से है, सबसे बड़ी रिंग, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी रिंग कौन सी लगी मुझे, 2 ही वाली है। इधर से चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7, और देखो ट्राईसाइक्लो लिख दिया आपने। सबसे बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, सिर्फ 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है, और लास्ट वाले में दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो 2 2 1 एंड 0। ठीक है, अब इस फाइनल वाले लास्ट वाले को देख लो, इससे और क्लियर हो जाएगी बातें। 3 रिंग है आपस में जुड़ी हुई है, देखने में 4 लग रही है पर हैं 3। ठीक है, मैंने बताया था बॉन्ड तोड़ के देखो। ओपन चेन बनाने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं वही होती है क्या, नंबर ऑफ रिंग्स जुड़ी हुई। तो आप सबसे बड़ी की तरफ हो जाएंगे पहले 1 2 3 4 5 के बाद, उसके बाद उससे छोटी 6 7 8 9, उससे छोटी 9 10 11, इस तरीके से। अब देखो सबसे बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3। उसके बाद जो दूसरी है 1 2 3 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद ये लास्ट वाले में 1 ही है। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। देखिए बेटा, जितनी नेमिंग की रिक्वायरमेंट थी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर टाइप के कंपाउंड का मैंने आइडिया दे दिया है। अब पूरी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आइडिया उनकी नेमिंग का वहाँ पे भी लेते रहेंगे, बट मैं सारी नेमिंग पढ़ा चुका हूँ। तो यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने नेमिंग देख ली होगी, प्लस जीओसी जो मैंने पढ़ाई है वो देखनी है, और स्टीरियो। अगर आप ये 3 चैप्टर, स्टीरियो केमिस्ट्री या जिसको मैंने आइसोमेरिज्म के नाम से भी आपके कोर्स में हो सकता है, ये तीनों चीज़ें अगर आपने देख ली है तो अब ये समझ लीजिए आप लोगों ने वो सारा काम कर लिया है जो ऑर्गेनिक में सीखने के लिए आना चाहिए। जीओसी में मैंने सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। एसिड बेसिस क्या होते हैं, तो किसी किसी के कोर्स में एसिड बेस अलग से लिखा होता है, तो आप जीओसी देखेंगे तो मैंने एमीन्स के बारे में पढ़ा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा दिया है,
स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने सब पढ़ा दिए हैं, कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ें देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक में अलग अलग जगह बटी हुई है। जैसे कि कुछ लोगों के कोर्स में एल्केन्स चैप्टर होता है, एल्केन्स में वो फिर कॉन्फॉर्मेशन पढ़ाते हैं, जबकि वो मैंने आइसोमरिज्म में ही सारा पढ़ा दिया है। तो आप लोग बिल्कुल A to Z ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस से मैच करता हुआ एक एक वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में तो चैप्टर के नाम लिखते हुए चलते हैं। हमें जब केमिस्ट्री पढ़ानी होती है या सीखनी होती है तो इसका एक तरीका है। तो ऐसा हो सकता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं जो दूसरे चैप्टर्स में आप लोग कभी पढ़ते होंगे, जो बुक्स में किसी और चैप्टर में गिवन है। तो आप लोग आपके सिलेबस में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों को करने के बाद ही आप अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, जो कि आपके केमफैक्ट एजुकेशन ऐप पर गिवन होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।